ठीक है भाई, ये वीडियो है 10th क्लास के बच्चों के लिए और बोर्ड एग्जाम में जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनके लिए। ठीक है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे और साथ में थ्योरी भी पढ़ेंगे। सब लोग क्या करें भाई, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर देंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अच्छी, और जितनी भी क्वेश्चन में थ्योरी आएगी वो साथ में पूरी करेंगे और 20 क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय होगी। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या की बात हो रही है, तो हम लोग पहचान कर लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या अपरिमेय हो सकती है, वो पहले समझ लें। ठीक है, अगर कभी भी ये कहा जाए कि एक संख्या परिमेय है और एक ऐसी है अपरिमेय, ठीक, एक परिमेय और एक ऐसी है अपरिमेय, तो ध्यान ये देना है कि अगर अपने पास दो नंबर है, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो हमने कहा मान लो एक परिमेय नंबर ए है और अपरिमेय नंबर क्या है, रूट बी, तो अपरिमेय नंबर रूट के अंदर आएगा, हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर हम कभी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़े या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाएं या कभी इनका गुणा करें या कभी इनका भाग करें, मतलब चार कंडीशन बन रही है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, फिर भाग किया जाए, चारों कंडीशन में उत्तर सदैव कैसा आता है, अपरिमेय ही आएगा। उत्तर कैसा आएगा, अपरिमेय ही आएगा। अब बात ये समझनी है कि भाई अगर सिंगल क्वेश्चन को दे रखा है कि निम्न में से परिमेय संख्या बताओ, तो ध्यान देना है कि परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप की होती है। ये प्राकृत संख्या हो सकती है या फिर ये पूर्णांक संख्या हो सकती है। मतलब समझने वाली बात केवल यही तक है कि या तो p/q के फॉर्म में होगी या प्राकृत होगी या फिर क्या होगी, पूर्णांक। सबने पढ़ा होगा प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है इनफाइनाइट तक, पूर्णांक संख्या प्लस की माइनस की और 0 होती है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब समझना कि अभी अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या के लिए वर्ड है जो ना तो पूर्ण वर्ग हो, ना तो पूर्ण वर्ग हो और ना ही पूर्ण घन। मतलब सिंपल सी बात है कि बात ध्यान रखनी है कि ना तो पूर्ण वर्ग हो ना ही क्या हो, पूर्ण घन हो, तो वो कैसी होगी, अपरिमेय। तो जैसे अब एक क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय होगी, तो जैसे यहाँ चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है √2, दूसरा ऑप्शन दिया है √3, तीसरा ऑप्शन दिया है √9 और फिर दिया है √7। ठीक है, समझना ये है कि भाई यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो ना तो पूर्ण वर्ग हो ना ही पूर्ण घन, वो अपरिमेय होगी। तो क्या करना, क्या दो किसी का वर्ग होगा, तो हम लोग कहेंगे नहीं है, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये कैसी होगी, अपरिमेय। लेकिन हमें क्या पहचान करनी है, परिमेय की। अच्छा, फिर √3 किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल नहीं, मतलब ये भी कैसी होगी, अपरिमेय। 7 किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल नहीं, मतलब ये कैसे हो गया, परिमेय। आंसर क्या होगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, मतलब ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय। तो शायद सब लोग पहचान कर लेंगे भी कि कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी कैसी है, परिमेय। और समझना भी ऐसे देख लें कि मान लो 2 + √3 लिखा है, तो 2 परिमेय और √3 अपरिमेय। हमने क्या बताया कि अगर परिमेय अपरिमेय जोड़ेंगे तो कैसा आएगा, अपरिमेय। अगर हम कहते हैं कि 2 - √3 घटाया है तो भी कैसा, अपरिमेय। 2 √3 गुणा किया है तो भी कैसा, अपरिमेय। 2/√3 भाग किया है तो भी कैसा, अपरिमेय। मतलब चार बातें ध्यान रखनी, जोड़े घटाएं चाहे गुणा करें या भाग करें, चारों कंडीशन में ऑप्शन कैसा आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो इतनी बात कन्फर्म है, सभी लोग नोट करें यहाँ तक, जल्दी से आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग क्योंकि 20 क्वेश्चन करने हैं और थ्योरी भी साथ में करनी है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया वो देखेंगे। लिखा है किसी द्विघात समीकरण, कोई द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण y बराबर ax² + bx + c। ठीक है, बात समझते हैं यहाँ पे। और a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब कह रहा है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। क्या पूछा है, इसका ग्राफ कैसा होगा या फिर ग्राफ का आकार बताओ। क्या बताओ, ग्राफ का आकार। वह सिंपल सी बात है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसमें x के ऊपर कितनी घात लगी है, 2। ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें 2 घात लगी हो केवल एक चर पे, केवल किस पे, एक चर पे, मतलब या तो x पे या फिर किस पे लगी हो, y पे, तो उसका आकार होता है परवलयाकार। उसका आकार कैसा होता है, परवलयाकार। अब समझना है कि परवलयाकार होता क्या है, तो U आकार का या C आकार का। कैसे आकार का है, तो U आकार है, फिर कैसे आकार का, C आकार का। अच्छा, समझना क्या है, ग्राफ कैसे बनता है। देखो, अगर हम लोग कह दें कार्तीय तल है, कार्तीय तल सबने पढ़ा ही होगा, x अक्ष है और क्या है, y अक्ष है, x डैश है और क्या है, y डैश। ठीक है, और ये होता है इनका कटान बिंदु, मतलब मूल बिंदु, ओरिजिन बोलते हैं इसको हम लोग। अब करना क्या, अगर ग्राफ ऐसा बन जाए,
यू आकार का, या तो ऊपर की ओर या फिर कहां बन जाए, नीचे की ओर। तो ऐसे आकार को हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय। तो द्विघात समीकरण का जो आकार होता है वो कैसा होता है, परवलय आकार होता है। आप समझना क्या कि कब ऊपर होगा कब नीचे होगा। तो करना क्या है, दो कंडीशन बना लेना। अगर कभी भी ए का मान 0 से बड़ा है, मतलब ये जो ए लिखा है इस ए का मान 0 से बड़ा है, तो जो ग्राफ होगा ऊपर की ओर खुलेगा, ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, ऊपर की ओर खुलेगा। जैसे कि यहाँ दिखाया हमने, अगर ऊपर की ओर खुलेगा ग्राफ तो एक किसका होगा, प्लस का, या 0 से कैसा होगा, बड़ा। अच्छा, दूसरी कंडीशन, ए का मान अगर 0 से छोटा है तो ग्राफ कहाँ, नीचे की ओर खुलेगा। छोटा मतलब माइनस का हो जाए, ये नंबर किसका हो जाए, माइनस का। तो ग्राफ नीचे की ओर खुलेगा, नीचे की ओर खुलेगा। ठीक है, कंफर्म यहाँ तक की बात। तो ये दो पॉइंट थे, शायद सबको कंफर्म हो गए होंगे कि द्विघात समीकरण परवलयाकार होता है, मतलब यू आकार का या फिर सी आकार का। और अगर ए का मान 0 से बड़ा मतलब प्लस का है तो ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा, और अगर माइनस का कहां खुलेगा, नीचे की ओर खुलेगा। ठीक है, ये नोट करें फटाफट जल्दी से। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन देखें, थोड़ा फास्ट ही करना है, 20 क्वेश्चन करने पूरे अमाउंट को। ठीक है, अब आगे देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया वो देखना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक समीकरण दिया है, समीकरण का निकाय, जिसे बोलते हैं युगपत समीकरण, युगपत समीकरण, समीकरण निकाय दिया है, समीकरण निकाय लिखा है एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहा क्या है, में बाई का मान होगा, किसका मान पूछा है, बाई का। तो समझो सिंपल सी बात है, इसमें दोनों मान नहीं पूछे, एक मान पूछा है। अब जो भी द्विघात समीकरण होते हैं उनके लिए अलग विधियां होती हैं, और ये रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब जाते सब लोग जिन पे कितनी घात लगी होती, एक घात, मतलब जिनमें चरों पर कितनी घात होती, एक घात, उन्हें बोलते हैं रैखिक। करना क्या है, रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हम लोगों ने 3 विधियां पढ़ी थी। कौन कौन सी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। यहाँ कौन सी लगाए, तो तीनों में से कोई भी एक, लेकिन सबसे आसान कौन सी होती है, विलोपन, या कौन सी, प्रतिस्थापन। तो यहाँ यूज करेंगे प्रतिस्थापन, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से करना क्या है, ए का कैंची गुणा करो, x बराबर a बाई अपॉन बी, मतलब यहां से हमने किसका मान निकाला, x का। अब x का मान कहां रखोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां रखेंगे भाई, समीकरण 2 में रखने पर। बाकी 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना भी नहीं करना है, और अगर 2 नंबर में आ जाए तो फिर पूरा विस्तार में करना पड़ता है हम लोगों को। तो यहां मान रखेंगे a गुणा x, x का मान कितना है, a बाई बटे b प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात है भाई, हम लोग क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, b का गुणा b में, a का गुणा a में तो a स्क्वायर, b का b में तो b स्क्वायर, बाई और बटे में क्या होगा p, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इनमें कॉमन क्या है, तो बाई कॉमन है, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे में क्या होगा p बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं, इसको कैंसिल कर दो, एक जैसा पद है। तो यहाँ कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा, कैंची गुणा करो, तो बाई का गुणा b का गुणा 1 में करो, कितना आ जाएगा, b ही आएगा, तो y बराबर कितना हो गया, आंसर हो गया। अगर पेपर में x का मान भी पूछ ले तब क्या करना, यही मान कहाँ रख देना, समीकरण नंबर 1 में, तो x अपॉन a और बाई अपॉन b, y का मान कितना है b, तो b अपॉन b और b से भी कटे कितना बचेगा 1, तो a का कैंची गुणा करो, x बराबर कितना हो गया 1। बस सिंपल सी बात थी। तो उम्मीद है सबको कंफर्म हो रहा होगा कि कैसे यूज करना है, प्रतिस्थापन विधि कैसे लगानी है। मतलब एक समीकरण से या तो x का मान निकाल लो या फिर किसका, बाई का, और दूसरे में रख दो, प्रतिस्थापित कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करें याद रख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 3 क्वेश्चन हो गए, और चौथा क्वेश्चन क्या है वो देखो। तो आगे दिया है इसमें चौथे क्वेश्चन में कि एक द्विघात समीकरण है, क्या दिया है, द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर कितना 0। बोला है कि कोई मूल वास्तविक नहीं है, मतलब मूल वास्तविक नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में मूलों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, मूल। थोड़ा विस्तार पढ़ेंगे हम उसको कैसे। द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। कंडीशन होती है कि कभी भी a का मान कितना नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अगर हम बात करें कि हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है, क्या निकालनी है, मूलों की प्रकृति, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या निकालते हैं, विविक्त कर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विविक्त कर। और ये होता क्या है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ी होंगी इसकी, कौन कौन सी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड।
देखना बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होते हैं? डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? हम लोग कहेंगे वास्तविक और असमान। कैसे होंगे? वास्तविक और असमान। अगर हम कहते हैं कि डी का मान 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे? सॉरी, डी का मान 0 के बराबर, सेकंड कंडीशन बना लो बराबर वाली, ठीक है। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। डी का मान 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान। कैसे होंगे? वास्तविक और समान। समान का मतलब बराबर। और अगर कहते हैं कि डी का मान 0 से छोटा है तो मूल होंगे काल्पनिक और असमान। काल्पनिक और असमान। अभी काल्पनिक क्या होता है? काल्पनिक का मतलब है जो वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक नहीं है। सिंपल सी बात है। डी का मान 0 से बड़ा मतलब प्लस का आना चाहिए, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। बराबर है 0 के तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान। और अगर 0 से छोटा है मतलब माइनस का है तो काल्पनिक और असमान। काल्पनिक का मतलब जो वास्तविक नहीं है, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, मूल वास्तविक नहीं है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। जो वास्तविक नहीं होता वो कैसा होता है? काल्पनिक। हम लोग क्या कहेंगे? चूंकि डी का मान 0 से कैसा होगा? छोटा। अब डी का मान होता क्या है? तो डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 4ac। सिंपल सी बात है। पहले बी का मान, यहां से ए बी सी के मान निकालो। ए का मान कितना होगा? 1। अच्छा, बी का मान कितना होगा? -4। और सी का मान कितना होगा? तो ए। सी का मान कितना होगा? ए। मतलब ये बात तो अलग है हम लोगों की, ये थ्योरी है। इतना अगर लिखना हो तो बाद में साइड में लिख ले, ठीक है। और ये क्वेश्चन की बात है। तो यहाँ मान रखो बी का मान कितना है? -4, तो -4 का वर्ग। 4ac। ए का मान कितना है? 1। और सी का मान कितना है? तो a लेस देन 0। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ पे हो जाएगा 4a। सिंपल सी बात, माइनस का 4 पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा? प्लस का। बाकी समीकरण में कोई पक्षांतर होता नहीं है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें कोई पद खत्म करना है तो उतना ही जोड़ो या फिर उतना ही घटाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स कैंसिल होगा। एक ही तरफ ग्रेटर देन का चिन्ह है तो a का मान 4 से कैसा होगा? बड़ा। तो ये आंसर हो जाएगा सवाल का, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ तक कि अगर इनमें से पूछा जाए सबसे फेमस कंडीशन कौन सी है, तो ये वाली, सेकंड वाली, कि डी का मान जब भी 0 होगा तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान, ठीक है। नोट करें यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नोट कर लिए, साफ कर दें भाई। अगर किसी लिखना है तो वीडियो रोक के बाद में लिखता रहे आराम से। अभी केवल ये है कि थ्योरी पूरी कर लो साथ साथ में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के साथ में थ्योरी आएगी और उस चैप्टर के बारे में पूरा सीख लो। और जितनी अच्छी थ्योरी पढ़ लोगे उतने अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है 5 नंबर पे, अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 डॉट डॉट का 10वां पद बताओ। कौन सा पद? 10वां पद। सबसे पहले जब भी पेपर में पूछा जाए, अनुक्रम है, अनुक्रम का मतलब होता है कोई भी पदों का एक क्रम दे रखा है किसी एक निश्चित अंतर के साथ, 2 का अंतर है, 4 का अंतर, वो सब चीजें। लेकिन पेपर में अगर पूछे कि 10वां पद बताओ तो सिंपल सी बात है, अगर कोई 10वां पद पूछे, क्या पूछे भाई? 10वां पद। तो सबसे पहले ये पता कर लो कि भाई जो अनुक्रम दिया है वो श्रेणी है या समांतर श्रेणी या फिर कौन सी श्रेणी है। तो कैसे पता करोगे? जब भी अनुक्रम दिया हो तो पहले डिफरेंस निकालो। डिफरेंस d1 और क्या निकालो? d2। डिफरेंस कैसे निकलता है? t2 माइनस t1। और अगर दूसरा डिफरेंस निकालना है t3 माइनस t2, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाओ तो क्या निकलता है? डिफरेंस। t2 कितना है? 2√2। और t1 कितना है? तो √2 दे रखा है ये वाला, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? √2 ही बचेगा। t3 कितना है? 3√2। और t2 कितना है? तो 2√2। अगर माइनस करें तो √2 बचेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। दोनों डिफरेंस कैसे आए? बराबर। अगर डिफरेंस बराबर आ जाए, मतलब इतने डिफरेंस निकाले, 1 निकाला, 2 निकाला, 3 जो भी निकाले हैं, अगर वो बराबर हो जाए, d1 बराबर क्या है? d2, तो इनको हम d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? d। और हम बोल देते हैं अतः अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। अनुक्रम क्या हो जाएगा? एक समांतर श्रेणी। बात समझे यहाँ तक? अब पता लग चुका है कि श्रेणी कैसी है? समांतर है। तो हमसे कौन सा पद पूछा? 10वां पद। तो 10वां पद अगर पूछा है, 10वें पद का फार्मूला t10 हमने क्या सिखाया था? जो पद है उसे एक d कम रखो। 10वां पद है तो a प्लस 9d। a प्लस कितना होगा? 9d। मतलब 10वां है तो 9d। अगर 20वां पूछे 19d। अगर कहते 100वां पर 99d, मतलब एक d कम रखना उससे। अब a मतलब क्या होता है? तो t10 बराबर, a का मतलब है प्रथम पद। प्रथम पद कितना? √2। और यहाँ 9d लिखा है। d का मान कितना निकाला हम लोगों ने? √2। हल करेंगे तो √2 प्लस 9√2 कितना हो जाएगा? 10√2। ये हो गया आंसर। लेकिन भाई यहाँ तक की बात पर्याप्त नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? श्रेणी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इतना करें यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लेना आराम से, थ्योरी पढ़ लो पूरी। देखिए
अगर कोई कहता है कि समांतर श्रेणी है, क्या है भाई, समांतर श्रेणी, तो सबसे पहली बात नाम से पता लग रहा है, समांतर श्रेणी को हम लोग बोलते हैं समान अंतर वाली श्रेणी। क्या बोलते हैं? समान अंतर वाली श्रेणी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो जाएगा? समान अंतर वाली श्रेणी। अब बात यह है कि भाई अगर समांतर श्रेणी से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपी। सब लोग समझ लेंगे। समांतर श्रेणी हम लोग क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। आप समझो, जब भी समांतर श्रेणी की बात होती है तो इसका रूप क्या होता है? इसका रूप मान लो पहला पद ए है, इसका प्रथम पद क्या होता है? ए। तो अगला पद क्या होगा? हम लोग कहेंगे ए प्लस डी, मतलब इनके बीच कितने का डिफरेंस है? डी का। अच्छा, फिर अगला पद क्या होगा? ए प्लस 2d, तो 2d और d में भी कितने का डिफरेंस होगा? तो हम लोग कहेंगे d का। अच्छा, अगला पद पूछे a प्लस 3d, तो इसमें भी कितने का डिफरेंस है? d का। अगर आगे चल के हम लोग ये पता करें कि यनवा पद, कौन सा पद? यनवा पद। बहुत सिंपल सी बात, देखो कैसे। प्रथम पद a था, द्वितीय पद में एक डी, द्वितीय पद में एक डी, दूसरे पद में डी कितना है? 1, तीसरे पद में कितना डी? 2, चौथे पद में कितना डी है? 3। मतलब जो पद है उससे एक डी कैसा है? कम। अगर हम पूछे कि पांचवें पद में कितने डी होंगे, तो हम लोग कह देंगे कि T5, मतलब ये हो जाएगा a प्लस 4d। मतलब जो भी पद है उसे एक डी कैसा रहता है? कम। तो अगर अब यहाँ पे पूछ लें कि बताओ 100वां पद क्या होगा, तो 100वां पद होगा T100 बराबर a प्लस 99d। मतलब जो भी पद है उससे एक डी कैसा रहेगा? अब नॉर्मल सी बात बिल्कुल। अब करना क्या है? यनवा पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है? यनवा पद। तो हम लोग सिंपल सी बात सीख चुके हैं, Tn। अगर यनवा पद पूछा, कहां से यनवा पद? भाई आरंभ से यनवा पद। कहां से? आरंभ से। जैसे हम लोग एक लाइन बना के खड़े हो और हमसे पूछे कि आरंभ से कौन कितने नंबर पे खड़ा है, पीछे से, तो पीछे से ही पूछता और आगे से पूछता है। हम लोग इसकी बात करें आरंभ से, तो आरंभ से यनवा पद क्या होगा? a प्लस जो पद है उसे एक डी कम, n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, मतलब कौन सा पद था? यनवा, तो n से एक कम कर दे। जैसे यहाँ बोले थे 5वां, तो 5 से एक कम 4। 100वां, 100 से एक कम 99। और वैसे ही अगर एनवा है तो n से एक कम कितना? n माइनस 1। समझे यहाँ तक की बात? अब सुनो, और भी फॉर्मूले होते हैं इसके। ये तो थी समांतर श्रेणी की बात। तो समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यनवे पद को हम लोग tn बोलते हैं। क्या बोलते हैं? tn। ये बात याद रखें, tn बोलते हैं। अब सुनो, अगर कोई कह दे कि अंत से यनवा पद, कहां से पूछे? अंत से यनवा पद, तो भाई ध्यान रखना, कभी कभी यनवा पद ही अंतिम पद होता है, तो इसको हम यल लिख लेते हैं। यल मतलब लास्ट टर्म। क्या बोल देते हैं? लास्ट टर्म। कभी कभी यनवा पद ही, जैसे हमने बोला एक श्रेणी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? 50। तो 50वां पद ही कौन सा पद होगा? अंतिम पद। तो यहाँ पे कभी कभी यनवा पद ही क्या होगा? अंतिम पद होता है, तो यहाँ इसको यल बोल देते हैं। तो अंत से यनवा पद जब भी पूछा जाए, इसे बोलेंगे tn डैश। क्या बोलेंगे? tn डैश। हम लोग स्टार्टिंग से पूछ रहे थे, ये कहां से पूछ रहा है? अंत से, तो क्या कहेंगे? यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो समझे बात यहाँ तक कि l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब सुनो, अगर हमसे कह दे कि अंत से, जैसे हम यहाँ बोले, कोई भी एग्जाम्पल अभी देंगे हम, कोई भी श्रेणी दी है, ठीक है, कोई भी एक श्रेणी ले ली हमने यहाँ पे, जैसे लिखा हमने नॉर्मल लिख लिया 2 4 6 8 और डॉट डॉट, ये हमने बोल दिया यहाँ पे 100 तक। कहाँ तक हुई? 100 तक। अब हमने पूछा कि 20वां पद बताओ। क्या बताओ? 20वां पद। तो सबसे पहले 20वें पद को क्या बोलेंगे? T20, और जो पद होता है उसे एक डी कैसा रखो? कम। तो a प्लस 19 डी। क्या हो जाएगा? a प्लस 19 डी। अब a का मान कितना है? तो प्रथम पद 2 है, 19 डी। डिफरेंस कितने का है? चारों 2 के बीच में 2 का। हालांकि निकाल के देखना पड़ेगा वहां पे। तो 2 प्लस 19 दूनी 38, 38 2 कितना हो गया? 40। ये था nवां पद या 20वां पद। कहां से? आरंभ से। कहां से था? आरंभ से। आरंभ से 20वां पद। अब मुझे अंत से 10वां पद बताओ। क्या बताओ? अंत से 10वां पद। सिंपल सी बात। क्या फॉर्मूला लिखा? अंत से 10वें पद को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बोलेंगे? यल माइनस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? डी। अब सुनो भाई, सिंपल सी बात है, अगर हमसे कहे यल का मान बताओ, तो यल का मान है कितना भाई? सिंपल सी, यल का मान लास्ट टर्म कितना है? 100। और n माइनस कौन सा पद पूछा? 10। 10 में से घटाओ कितना बचेगा? 9। डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो बस हो गया। 100 माइनस 9 दूनी 18 कितना बचेगा? 82। तो ये आंसर 82 हो गया। अब समझिए बात, अंतर क्या है? अंत से पूछे तो अलग है, आरंभ से पूछे तो अलग है। तो ये सारी की सारी बात थी, ये नोट कर लें। और भाई देखो, साफ जल्दी करना पड़ेगा, नोट वीडियो रोक के कर लेना आराम से, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी थ्योरी करवानी है। करें याद। ठीक है भाई, चलिए फार्मूले जरूर याद कर लें, क्योंकि मेन जो काम है ना वो फार्मूलों का ही है।
अभी और बाकी है, क्योंकि इतने फार्मूले से भी काम नहीं चलने वाला है। अब जैसे यहाँ पे आगे कोई पूछ ले इसी चैप्टर में, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन करने के बाद में भाई चैप्टर पूरा हो गया, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी साथ में देखो। जैसे हम लोग समांतर श्रेणी की बात कर रहे थे, a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और डॉट डॉट कहाँ तक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सुनो, हमने nवां पद पढ़ लिया और अंत से nवां पद। अब क्या अगर कोई पूछे कि n का मान बताओ कैसा निकालोगे, तो अभी एक फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा, tn या l। हमने कहा था कभी कभी nवां पद क्या होता है, अंतिम पद, तो tn या l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको ऐसे बना लो, a का ट्रांसफर कर लो, पक्षांतर कर लो, तो l माइनस a और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब करना क्या कि d को बटे में भेज दो, तो l माइनस a अपॉन डी और यहाँ n माइनस 1, और जो 1 है उसका पक्षांतर, तो ऐसे लिख लो n बराबर, इसको लिख लो l माइनस a अपॉन डी और माइनस का 1 किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये अलग से प्लस का 1 है। तो डायरेक्ट तो फार्मूला बन गया n पदों की संख्या का, किसका, पदों की संख्या का, n बराबर l माइनस a अपॉन डी प्लस 1। हो सकता है भी कंफर्म ना हुआ हो, तो ऐसे समझ लो एग्जांपल दे रहे साथ में ताकि कंफर्म हो जाए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1 3 5, या फिर ऐसे ना ही लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे लिख दो 1 7 13 डॉट डॉट, कोई भी एक पद अपना निकाल लें हम लोग ऐसे करके। तो मान लो यहाँ पे लास्ट टर्म भी दिया होगा पेपर में, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया फिर क्या करें, तो लास्ट टर्म अगर नहीं दिया तब ये नहीं लगने वाला, बिना लास्ट टर्म के फार्मूला बिल्कुल नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। तो ये क्या आगे एक पद और लिखना पड़ेगा, हम लोग कोई भी एक पद लिख लेते हैं हम लोग, क्या, ठीक है। यहाँ 115 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 115। तो हमसे पूछा इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या बताओ। सबसे पहले करना क्या है, पेपर में जब भी क्वेश्चन है जैसे लिखना प्रथम पद a बराबर, प्रथम पद कितना है, तो 1। अच्छा, फिर क्या करना भाई, डिफरेंस या सार्वंतर, d को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर d बराबर क्या है, 7 में घटाओ कितना बचेगा, 6, तो 6 का डिफरेंस हो गया। अब लगाना फार्मूला, n बराबर l माइनस a अपॉन डी प्लस 1। तो l का मान कितना है, तो हम लोग कहेंगे 115, माइनस a का मान कितना है 1 और d का मान कितना है, तो 6 और प्लस में 1, तो 115 में घटाओ कितना, 114 और बटे में कितना, 6 और प्लस में 1, 6 से काटो 19 बार कटेगा, 19 प्लस 1 कितना हो गया, 20। मतलब इस पूरी श्रेणी में कितने पद होंगे, 20 पद होंगे। उम्मीद है सबको बात कंफर्म हो रही होगी। और भाई एक काम सब लोग करें, वीडियो को जाना जाना शेयर कर देना, ठीक है, ताकि जितने साथ मतलब अपनी क्लास वाले जितने भी लोग हैं उनको तो भाई शेयर कर ही लेना, ताकि उनके कंफर्म हो जाए। और ये जो 20 नंबर आते हैं ना स्टार्टिंग वाले, ये किसी गलत ना हो, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर में सारी थ्योरी भी करवा रहे हैं और जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ये कब तक वीडियो चलेगी, तो ये मैथ के पेपर तक, जब तक मैथ का पेपर ना हो जाए तक हम ऐसे 20-20 क्वेश्चन डेली करेंगे, ठीक है। तो नोट करें यहाँ तक, ये फार्मूला था पदों की संख्या का, नोट करने यहाँ तक। चलो हो गया इतना। अब आगे देखो और भी फार्मूले बनते हैं इसके, कैसे और बनेंगे वो भी देख लें। जैसे कि क्या कई बार क्या होगा यहाँ पे कि हमसे पूछेगा n पदों का योगफल बताओ, क्या बताओ, n पदों का योगफल। तो ध्यान रखना है कि n पदों का योगफल, n पदों का योग, ये दो टाइप के फार्मूले, इन्हें बोलते हैं SN। SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, क्या बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल। क्या बनेगा भाई, तो ये फार्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस al। क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस al। अब बात क्या है भाई, n क्या होता है, तो n होता है पदों की संख्या, मतलब श्रेणी में कितने पद दे रखे हैं। अच्छा, अगर कोई कह दे कि ये फार्मूला कब लगाते हैं, ये तब लगाना जब प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो। प्रथम पद और क्या पता हो, अंतिम पद और क्या पता हो, और बताओ पदों की संख्या। अच्छा, दूसरा फार्मूला क्या है, SN बराबर n अपॉन 2। अगर बाई चांस हमें अंतिम पद नहीं पता है तब इसका मान रख लेते हैं। तो l का मान क्या होता है, a प्लस n माइनस अरे 2d, पीछे पढ़ के आए थे हम लोग। nवां पद क्या होता है, अंतिम पद, तो a प्लस n माइनस n इंटू डी, a और a कितना हो जाएगा 2a, तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस n टू डी। तो ये फार्मूला होता है सेकंड वाला, तो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड फार्मूला है, यूज कैसे करना शायद आता होगा, अगर नहीं पता तो एक बार देख लो एग्जांपल कैसे करना है। जैसे लिखा हमने 1 3 5 और 7 डॉट डॉट, यहाँ लिख दिया हमने 201, ठीक। और हमने पूछ लिया कि इसके पदों का योग बताओ। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पदों की संख्या पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पदों की संख्या। तो हम कहेंगे पदों की संख्या। अब देखो पदों की संख्या के लिए भाई हम लोग यूज कर चुके, कैसे निकालते हैं, n बराबर l माइनस a अपॉन डी प्लस 1, सबने पढ़ा था पीछे भी। l का मान कितना है 201 और माइनस a का मान कितना है तो 1, और बटे में डिफरेंस कितने का है 2 का और प्लस 1। 201 में घटाओ 200 बचेगा,
और बटे में 2 और प्लस 1, तो 2 से 200 काटे कितना बचेगा 100, और 100 और 1 कितना हो जाएगा 101, मतलब इसमें पूरे में कितने पद हैं 101 पद हैं। कितने पद ये हैं 101। अगर 101 पद है तो 101 पदों का योगफल निकालो। तब यस n, पहले कहते हैं यस n, लेकिन अब n के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे 101, तो n 101 ये लिख लिया। ठीक है, फार्मूला क्या है n अपॉन टू a प्लस l। अब बताओ n का मान कितना है 101 और अपॉन 2, और a का मान कितना है, तो a का मान दिया 1। अच्छा, फिर l का मान कितना है, तो l का मान कितना दिया था 201। ऐड कर लो भाई, यहाँ से हल कर दो, तो 101 बटे में 2, 201 और 1 कितना 202। अगर हम इसे काटे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 101 बार कटेगा। 101 का गुणा 101 में 10,201 कितना हो जाएगा 10,201। उम्मीद है सबको कंफर्म हो रहा होगा ये फार्मूला भी अपना। तो यहाँ तक भाई नोट करेंगे जल्दी से, और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी अब समांतर श्रेणी का एक फार्मूला और बचा, बाकी हमने सारे करवा दी। ठीक है, तो फार्मूले तो वही पढ़ ही लेने सबको अच्छे से। ठीक है, और एक फार्मूला होता है वो भी देख लो भाई, फिर उसके बाद में आगे हम क्वेश्चन करेंगे। अब यही तो कर सकते हैं हम लोग कि क्वेश्चन के साथ में थ्योरी भी कर लो। ठीक है, जितनी अच्छी थ्योरी होगी उतने अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो भाई, फार्मूले तो याद होनी चाहिए। ठीक है ना। अब एक फार्मूला होता है Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। ये कब लगाते थे हम लोग, वो भी देख लो, एग्जाम्पल इसका भी देंगे साथ में। अगर हमें कभी पेपर में क्वेश्चन ऐसे दे दे कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल, n पदों का योगफल दिया है n स्क्वायर प्लस 1। भाई अब देखो, हम तो अपने हिसाब से एग्जाम्पल देख रहे बस। ठीक है, बाकी पेपर में इसके स्थान पे कुछ भी योगफल हो सकता है, ऐसा नहीं यही आ जाएगा। ठीक है, तो n पदों का योगफल Sn बराबर दिया n स्क्वायर प्लस 1। अब हमसे पूछ दे कि nवां पद बताओ, क्या बताओ nवां पद, तो ये होता है nवां पद। देख रहे भी कई टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है nवां पद Tn बराबर, तो क्वेश्चन मार्क। हम लोग करें क्या कि हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। करना कुछ नहीं, सिंपल सी बात। Tn बराबर Sn का मतलब क्या है, जो मान दे रखा है वो रख दो, n स्क्वायर प्लस 1। और ये जो पीछे हमने लिखा Sn माइनस 1, इसका मतलब है कि n माइनस 1 पदों का योगफल। कितने पदों का n माइनस 1, मतलब जहां n है वहां क्या रख लो, क्या रखोगे n माइनस 1। इसका कर दो होल स्क्वायर और प्लस में कितना है 1, इसे ब्रैकेट में बंद कर लो। बात समझे यहाँ तक की, n पदों का योगफल दिया है वो रख लिया हम लोगों ने, और जो Sn माइनस 1 है, मतलब जहां n है वहां क्या रखोगे n माइनस 1 रखोगे और हल कर देना, बस हो गया। Tn n स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ इसका स्क्वायर खोल दो, तो n माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और प्लस 1। फार्मूला तो याद होना चाहिए भाई। ठीक है, अब माइनस चिन्ह को अंदर भेजेंगे, n स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ गया Tn बराबर 2n माइनस 1। तो ये nवां पद। अब अगर पेपर में तुमसे 10वां पद पूछे, क्या पूछे 10वां पद, तो n के स्थान पे 10 रखो, 20वां पूछे n के स्थान पे 20 रखो, 50वां पूछे n के स्थान पे 50 रखो। कर लेंगे सब लोग, नोट करें यार। और अगर कंफर्म नहीं है तो अगली वीडियो में भाई एक बार कमेंट इसमें कर देना कि ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हुआ है या फिर ये फार्मूला नहीं आ रहा अच्छे तरीके से, तो अगली वीडियो में इसे और अच्छे समझा दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट तो भाई करना ही सबको अच्छी तरीके से। ठीक है, करो यहाँ तक जल्दी से। ठीक है, ये हो गया अपना। चलिए हम साफ कर दें इसको, और अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर पे। अभी कितने क्वेश्चन हो पाए 5। देखो अगर विस्तार में पढ़ेंगे तो टाइम तो लगना है, लेकिन ये देख लेना है कि मतलब पूरा कंटेंट मिलेगा इसमें। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। कह रहा है यदि दो त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है, क्या है भाई समरूप है, तो निम्नलिखित में से कौन सी शर्त। अब देखो ऑप्शन लिख के तो बता नहीं पाएंगे भाई, समझ लो बस एक बार। अगर तुम्हारे पास कभी भी पेपर में 2 ट्रायंगल दिए हो, ठीक है, ABC एक दिया हो और एक क्या दिया हो DEF, ABC हो और क्या हो DEF हो, तो करना कुछ नहीं, इनमें 2 शर्त होती हैं। 2 त्रिभुज ABC और DEF तभी समरूप हो सकते हैं, जबकि पहली शर्त क्या है, संगत कोण समान हो। संगत कोण कैसे हो, संगत कोण समान हो, संगत कोण कैसे हो समान। अच्छा, दूसरी शर्त क्या होती है, दूसरी होती है भुजाएं समानुपातिक हो। भुजाएं कैसी हो समानुपातिक।
दो शर्त याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो इनके संगत कोण बराबर हो और दूसरी है भुजाएं कैसी हो? समानुपाती। कैसे? देखो, पहला कोण मान लो पहले ट्रायंगल का ए है तो दूसरे का क्या है? डी। तो यहाँ ए बराबर किसके होना चाहिए? डी के, पहली शर्त। ठीक। अच्छा, बी किस हैंड पे दिया? लेफ्ट हैंड पे। तो इसमें लेफ्ट हैंड पे कौन है? ई। तो यहाँ बी बराबर किसके होना चाहिए? ई के। अच्छा, फिर सी लेफ्ट हैंड पे नहीं राइट हैंड पे है, तो यहाँ पे राइट हैंड पे कौन है? एफ। तो सी बराबर क्या होना चाहिए? एफ। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर किसी भी त्रिभुज में दो त्रिभुज हैं, उनमें तीनों कोण बराबर, तीनों कोण कैसे होंगे? बराबर। तो वो ट्रायंगल कैसे होंगे? समरूप होंगे। उन्हें हम लोग समरूप बोल सकते हैं। समरूप का चिन्ह होता है। ठीक है। भुजाएं समानुपातिक, जो कोण बराबर हैं उनके संगत भुजाएं समानुपातिक हो। जैसे कि ए, तो ए के सामने कौन सी भुजा है? बीसी। बीसी। और यहाँ ए के बराबर कौन था? डी। डी के सामने कौन सी भुजा? ई एफ। तो इसका अनुपात इसके साथ ही लेंगे भाई। ए के सामने जो भुजा है उसका और डी के सामने जो भुजा। अब देखो बी किसके बराबर था? ई के। तो बी के सामने कौन सी भुजा? ए सी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी। और ई के सामने कौन सी भुजा? डी एफ। तो यहाँ लिखेंगे डी एफ। और ऐसे इधर लिख लें अगर हम लोग, तो सी के सामने कौन सी भुजा? ए बी। तो ए भी लिख लेंगे। और सी बराबर किसके है? तो एफ के। एफ के सामने कौन सी भुजा है? डी ई। तो यहाँ लिख देंगे डी। बोलो बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? दो ट्रायंगल कब समरूप होंगे? जबकि या तो तीनों कोण समान हो या तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा हो? समान। नोट करें यहाँ तक। ये एक ट्रायंगल वाले चैप्टर से क्वेश्चन था अपना। ठीक है, नोट करें यहाँ तक। ठीक है, हो गया। अभी कर लो आराम से और आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोले? तो ऐसे अगर थ्योरी पता होगी तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर पे क्वेश्चन दिया है क्या कि एक त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के क्या दिए हैं? शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष हैं 0,4, 0,0 तथा 3,0। ठीक। एक त्रिभुज के शीर्ष क्या है भी? एक त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब पहले तो हम लोग इनको बिंदु बोल सकते हैं भाई, यहां बोल दे बिंदु। ठीक है। और हमसे पूछा इसका परिमाप बताओ। त्रिभुज का क्या बताओ? परिमाप। देखो, परिमाप का मतलब होता है परि प्लस माप। परि मतलब चारों और माप मतलब मापन, मतलब चारों भुजाओं का मापन। लेकिन यहाँ ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में भुजाएं कितनी होती? 3, मतलब तीनों भुजाओं का मापन। तीनों भुजाएं निकाल के जोड़ दो। करना क्या है? सिंपल सी बात है। देखो, सबसे पहले हम एक कार्तीय तल खींच लेते हैं। ठीक है। कार्तीय तल में एक्स अक्ष है और यहाँ एक्स डैश होगा, ऊपर वाई अक्ष है और नीचे क्या होगा? वाई डैश होगा। अब समझना क्या ये होता है? मूल बिंदु 0,0। तो पहला शीर्ष तो मूल बिंदु हो गया भाई। एक तो ढूंढना नहीं पड़ा, इसको ओ बोल दिया हमने। और 3,0 में कोटि 0 है। अगर कोटि 0 है तो बिंदु कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। तो मतलब इसको दिखा देंगे 1, 2 और 3। ये हो गया 3,0। इसको हमने ए बोल दिया। यहाँ 1, यहाँ 2 और 0,4। अगर भुज 0 है तो इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे? बाई एक्सिस पे। मतलब 1, 2, 3 और कितना? 4। ये हो गया 0,4। अब इसको पी मान लिया हमने। इनको मिला दो। मिलाने से क्या बन गया भाई? ट्रायंगल। सिंपल सी बात थी। अगर ट्रायंगल बन गया तो हमें बस भुजा पता होनी चाहिए। हमने कहा ये बताओ ये वाली भुजा कितनी है? सबसे पहले ओ ए कितनी निकली? तो हम लोग कहेंगे ओ ए की लंबाई 3। अच्छा, फिर हमने पूछा ओ बी कितनी निकली? तो ओ बी कितनी हो गई? 4। अब अगर हम पूछे यहाँ से कि ए बी बताओ, क्या बता दो भाई? ए बी। तो सबने पढ़ा यहाँ पे हर एक क्वाड्रेंट में एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक आधार क्या है? देखो, आधार है 3, लंब कितना है? 4। तो सबने पढ़ा होगा कि कर्ण क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग। तो बस हो गया। तो यहाँ से निकाला जाए तो 3 का वर्गमूल, 4 का 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। मतलब ये भुजा कितनी निकल गई? 5। तो ये होगी 5 इकाई। हमसे क्या पूछा? परिमाप। तो परिमाप का मतलब होगा तीनों भुजाओं का मापन। मतलब तीनों भुजा जोड़ दो। पहली भुजा क्या है? ओ ए, दूसरी भुजा क्या है? ओ बी और तीसरी भुजा क्या है? ए बी। तो बस हो गया काम। ओ ए का मान कितना है? 3। ओ बी का मान कितना है? 4। ए बी का मान कितना है? 5। तो 5 4 9 3 12। ये हो जाएगा 12 और इकाई जो भी मात्रक दे रखा है सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। ठीक। अच्छा, अगर हमसे पूछ ले कि क्षेत्रफल बताओ, क्या बताओ भाई? क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार मतलब ए, ऊंचाई मतलब हाइट। तो यहाँ 1/2 आधार क्या है वो देखो। आधार ए कितना है? तो हम लोग कहेंगे 3 और ऊंचाई कितनी है? तो 4। तो 2 दूनी 4 मतलब 3 दूनी 6। तो 6 वर्ग इकाई। अच्छा, कई बार क्या होता है पेपर में पूछता है कि बताओ परिमाप, हम लोग क्या निकाल के आते हैं? क्षेत्रफल। तो गलत हो जाएगा। तो देख लेना कि पूछा गया परिमाप पूछा है, फिर क्या पूछा है? क्षेत्रफल। क्लियर बात यहाँ तक की? और भाई देखो, कमेंट में बताते रहे कि भाई क्वेश्चन आ रहे नहीं। अगर नहीं आ रहे तो अगली वीडियो में से कंफर्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कमेंट तो करना है। देखो, नोट करें यहाँ तक।
ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक, साफ बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 8 नंबर पे, और ये सब बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन भाई देखो 2024 का ही सेट निकाल के रखा है, ठीक है, बाकी लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास आंसर तो है नहीं भाई, तो क्वेश्चन निकाल के रखे हैं फिर, ठीक है। दिया क्या है, यदि 310a बराबर दिया 4, तो हमसे पूछ रहा है कि सेक ए का मान बताओ। क्या बताओ सेक ए का मान, बहुत आसान चीज है। देखो अगर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आया भाई तो फिर क्या सर्वसमीका पता होनी चाहिए और कुछ तो टेबल भी याद होनी चाहिए, बाकी टेबल का यहाँ कोई यूज नहीं है। देखो कुछ पहले पढ़ लें थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे हम लोग बात करें साइन की, फिर बात करें हम लोग किसकी, कॉस की, फिर बात करें हम लोग टेन की, और बाकी तीन के उल्टे होते हैं, मतलब कॉसेक होता है और क्या होगा सेक, और क्या होगा कॉट। तो इनके फार्मूले पहले तो पता होने चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉस एक उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे लंब। सेक इसका उल्टा होता है, कॉस का मतलब कर्ण बटे आधार, और कॉट किसका उल्टा होगा, टेन का मतलब आधार बटे लंब। सिंपल सी बात है कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, और टेन का उल्टा क्या होगा कॉट। तो इनके लिए कुछ फार्मूले बनते हैं, जैसे कि अगर बोल दिया जाए साइन बराबर क्या होगा, कहना भाई 1/cos होता है, क्या होता है 1/cos। अगर पूछ ले कि cos बराबर क्या होता है, इसके तरह 1/sec होता है। और ऐसे पूछ ले कि cot बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है 1/cot, क्या होता है 1/cot। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बस फार्मूले याद कर लो आराम से भाई, अब लिखवा भी रहते याद कर लो आराम से। tan a जैसे यहाँ दिया है अभी, तो 3 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब सबने पढ़ा कि tan a बराबर क्या, लंब बटे आधार, मतलब ये हो सकता है लंब और ये क्या होगा आधार। तो लंब कितना हो गया, लिख देंगे हम लोग भाई, लंब कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 3। अब ये है तो क्वेश्चन कितने नंबर का, अभी 1 नंबर का, तो सीधा निकाल दो कर्ण कितना होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब क्या पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लगाओगे, लंब कितना है तो 4, 4 का वर्ग, आधार कितना है 3, 3 का वर्ग। अच्छा 4 का वर्ग कितना होता है तो 16, और 3 का वर्ग कितना 9, तो 16 9 25 का वर्गमूल कितना होगा, हम लोग कहेंगे 5। तो मतलब यहाँ कर्ण कितना हो गया 5, बस हो गया। ठीक समझ के बाद, मतलब जो तुम्हें त्रिकोणमितीय अनुपात दिया उसका फार्मूला पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो सेक बराबर क्या भाई, सेक बराबर हम लोगों ने पढ़ लिया, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, अब बताओ कर्ण कितना निकला 5, और आधार कितना है, कर्ण निकला है 5, आधार कितना था, आधार है 3, तो आंसर हो गया 5/3। समझ के बाद यहाँ तक की। अच्छा कुछ और सीखना, और सीख लो भाई, जैसे हमसे कहते हैं कि tan a का मान क्या होता है, तो कहना भाई sin a बटे में cos a, क्या होगा sin a बटे cos a। और cot a का मान कितना होगा cos a बटे में sin a, ठीक है ये चीज। ठीक है भाई 8 क्वेश्चन हो गए अपने यहाँ तक। अब देखो ये फार्मूले हो गए, इन फार्मूलों कर लेना याद, ठीक है, क्योंकि बिना फार्मूले के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होने वाले। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। ठीक है 8 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करना है अगले क्वेश्चन में, वो देखो। ठीक है भाई 9 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया वो देखो। 9 नंबर पे दिया है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर दिया है 5, ठीक ये दे रखा है हम लोगों को, और हमसे कहा है कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान बताओ। तो करना कुछ नहीं हुई, हमें निकालना है tan स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, मतलब हमें दिख गया यहाँ पे जो पूछा गया है वो स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, ठीक है सिंपल सी बात है। अच्छा ये बताओ अगर हमें a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है तो फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब 2ab नहीं है भाई, तो 2ab ए के स्थान पे कौन है tan, तो tan अल्फा, और b के स्थान पे कौन है cot, तो cot अल्फा। तो 2 tan अल्फा cot अल्फा जोड़ दो और उतना ही क्या करो भाई घटा दो, 2 tan अल्फा cot अल्फा। शायद बात क्लियर हो रही होगी सभी को यहाँ पे भाई, इतनी जगह छोड़नी नहीं, बस बताने के लिए था। मतलब tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा, अगर कमी है तो 2ab की उतना ही जोड़ दो, उतना ही क्या करो घटा दो। तो ये किसी का फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, tan अल्फा प्लस
कॉट अल्फा का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस यहाँ देखो टेन अल्फा लिख दो, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट को लिख सकते हैं हम लोग 1/10। यही फार्मूला पढ़ के आए थे हम लोग, क्या होगा 1/10, टेन टेन कैंसिल हो गया। अच्छा फिर बताओ इसका मान कितना है, तो हम लोग कहेंगे 5, तो 5 का वर्ग और माइनस यहाँ 2 एकम 2, तो 5 का वर्ग 25 में अगर 2 घटाएं कितना बचेगा 23, हो गया भाई। समझ गए, सिंपल सी बात थी। ये देखना अगर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर के हिसाब से करो, और क्यूब लगा है तो फिर क्यूब के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 10 नंबर की बात करें। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए भाई। 10वां क्वेश्चन दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ लिखा है 0 डिग्री इज लेस और इक्वल थीटा इज लेस और इक्वल π/2, मतलब π/2 का मतलब समझ लो, π/2 मतलब पाई का आधा, पाई कितना 180, तो 180 का आधा कितना 90, मतलब ये 0 के बराबर या छोटा 0 से या बड़ा, और 90 के बराबर या 90 से छोटा। हमसे पूछा है थीटा का मान बताओ, किसका मान बताओ थीटा का, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले साइन थीटा, और हम लोगों ने पढ़ा है कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, मतलब 1/sin। ठीक है, और साइन का गुणा साइन में कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ एक, अगर इसका वर्गमूल ले लें तो यहाँ पे देखो एक का वर्गमूल कितना होता है, एक साइन के किस कोण का मान एक होता है, सबने पढ़ा होगा साइन 90 का, इसका भी साइन 90 का। अगर साइन 90 का तो साइन साइन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया 90, और 90 का ही मतलब क्या होता है π/2। बस भाई आज 10 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, कल पूरे करेंगे 20 हम लोग। और सब लोग क्या करें, वीडियो को भाई शेयर कर दें अच्छी तरीके से, जितने भी लोग हैं, कम से कम जो 7 वाले जुड़े उन्हें तो शेयर कर ही देनी है, ताकि वो कम से कम इतने क्वेश्चन कर ले और साथ में थ्योरी भी कर ले। ठीक है, अगर शेयर करेंगे सभी लोग, हमें दिखा कि भाई ठीक ठाक कमेंट आ रहे हैं इसमें, तो आगे फिर वीडियो हम कल और अच्छे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत है आज, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो भी आगे कंटेंट आता रहे वो सबको दिखता रहे। ठीक है।